व्यतिकरण लेसन के न्यूमेरिकल लगाने हैं आज हमको। पिछली क्लास में व्यतिकरण से रिलेटेड जो फॉर्मूले थे वो आपको बताए गए थे, तो आज हम उससे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखते हैं कौन कौन से आंकिक प्रश्न आ जाते हैं हमारे सामने। पहला आंकिक प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 25:16 है। दो तरंगे हैं, इंटरफेरेंस के लिए आपको मालूम ही है कि कम से कम दो वेव्स का होना जरूरी है। तो दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 25:16 है। जो दो इंटरफेयरिंग वेव्स हैं, जब वो चलती हैं तो उन वेव्स की तीव्रताओं का अनुपात 25:16 है। आपको याद है कि जो दो तरंगें जाती थी उनसे पहली तरंग की तीव्रता को किससे लिखते थे? I1, और दूसरी तरंग की तीव्रता को I2। तो उन दोनों तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात हमको दिया गया है, I1 अनुपात I2 इज इक्वल टू 25:16। उनके आयामों का अनुपात क्या होगा? आपको यह पता लगाने की जो तरंगे हैं उनके आयामों का अनुपात क्या होगा। यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं तो महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात भी ज्ञात करें। आपको यह भी पता लगाना है कि अगर वो दोनों वेव्स व्यतिकरण करती हैं तो फिर महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या मालूम करना है? आपको दिया ही गया है कि अगर दो तरंगे हैं जो दोनों चलती हैं, आपने देखा होगा इंटरफेरेंस में एक वेव यहां से ऐसे जाती है इस तरीके से, और एक वेव यहां से ऐसे चल के जाती है इस तरह से। यहां से जो वेव चल के जाती है उसकी तीव्रता I1, यहां से जो वेव जाती है उसकी तीव्रता I2। इस तरंग का आयाम हमने मान लिया A1 है और इस तरंग का आयाम हमने मान लिया A2 है। अब ये दोनों जाके वहां इंटरफियर करती हैं। अब आपको क्या मालूम करना है? उनके आयामों का अनुपात क्या है। आपको पहले तो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दिया गया है, उनके आयामों का अनुपात आपको मालूम करना है। तो हम यहां लिख लेते हैं A1:A2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जो तरंगे व्यतिकरण करती हैं उनकी तीव्रताओं का अनुपात आपको दिया जा चुका है, उनके आयामों का अनुपात आपको मालूम करना है। अगले ये पता लगाने के लिए दोनों तरंगे व्यतिकरण उत्पन्न करती है तो महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करें। पर्दे पर जा करके ये आपने देखा था कि कहीं पर ब्राइटनेस मैक्सिमम आएगी और कहीं पर ब्राइटनेस मिनिमम आएगी। जहां पर ब्राइटनेस मैक्सिमम होगी वहां तीव्रता अधिकतम, और जहां पर ब्राइटनेस मिनिमम होगी वहां तीव्रता न्यूनतम। तो अब आपको ये पता लगाना है कि जो अधिकतम तीव्रता मिलेगी और जो न्यूनतम तीव्रता पर्दे पर मुझे मिलेगी उन तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। मतलब जो अधिकतम तीव्रता मिलेगी I मैक्सिमम और जो न्यूनतम तीव्रता मिलेगी I मिनिमम, इन दोनों का रेशियो भी मालूम करना है। देखिए ये चीज बहुत आराम से आप समझिए इसको और बहुत अच्छे से दिमाग में बसा लीजिए कि I1 I2 अलग चीज है, I मैक्स और I मिनिमम अलग चीज है। I1 I2 है उन तरंगों की तीव्रता जो तरंगे आती हैं और आपस में इंटरफेयर करती हैं, इंटरफेयरिंग वेव्स की इंटेंसिटी है। इंटरफेयर करने के बाद पर्दे के कुछ बिंदु चमकना शुरू कर देते हैं बहुत जोर से, और कुछ बिंदुओं पर डार्क पॉइंट हमको मिलते हैं। तो कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता मैक्सिमम रहती है और कुछ पर मिनिमम रहती है। तो वो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो आपको मालूम करना। तो ये अलग इंटेंसिटी है, ये अलग इंटेंसिटी आपको दी गई है। ठीक है, ये आयाम है, जो ये दोनों तरंगे आ रही हैं इन दोनों तरंगों के आयाम है। आपको ये I1 अनुपात I2 का मान दिया गया है। आपको दो चीजें ये पता लगानी है, बहुत इजी है। सबसे पहले अगर मैं देखूंगा तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो तरंग की तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी भी तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। इस तरह से अगर हम एक फॉर्मूला यहां पर डेवलप करेंगे तो वो आएगा I1/I2 इज इक्वल टू A1² किसी भी तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो पहली तरंग की तीव्रता
पहली तरंग के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी, दूसरी तरंग की तीव्रता दूसरी तरंग के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी। तो I1 अनुपात I2 का मान A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर के बराबर आपको मिलेगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। I1 अनुपात I2 की जगह पर हम क्या लिख देंगे? I1 अपॉन I2 की जगह पर हम लिखेंगे 25 अपॉन 16, 25 अपॉन 16। इधर की तरफ A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्गमूल आप ले लीजिए, तो ये 5 अपॉन 4 आ जाएगा, 5 अपॉन 4, और इधर की तरफ आ जाएगा A1 अपॉन A2। मतलब साफ है कि जो दोनों इंटरफियरिंग वेव्स हैं उनके आयामों का अनुपात हमको कितना मिला? A1 अपॉन A2 की वैल्यू 5 अपॉन 4, उनके आयामों का अनुपात हमको मिलेगा 5:4 के बराबर। एक आंसर आ गया हमारा। इसके बाद इंटरफेरेंस हुआ दोनों के बीच में। पर्दे पर कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम हो गई, पर्दे के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता मिनिमम हो गई। तो वो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी के बीच का रेशियो आपको पता लगाना है। तो अब आप याद करिए कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी, इनके बीच का रेशियो क्या होता था, पिछली क्लास में आपको बताया गया है। मैक्सिमम इंटेंसिटी A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी के लिए A1 डिफरेंस A2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लें। मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी इज इक्वल टू A1 प्लस A2। A1 प्लस A2, आप देखें अगर A1 को हम 5 यूनिट ले लें, A2 को हम 4 ले लें, तो A1 प्लस A2 का क्या होगा? 5 प्लस 4 होल स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा 5 डिफरेंस 4 होल स्क्वायर। तो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9 हुआ, 9 का स्क्वायर कर देंगे 81, 5 और 4 का डिफरेंस निकालेंगे तो 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा। इस तरीके से इंटरफेरेंस होने के बाद पर्दे पर जो परिणामी तरंग की तीव्रताएं आपको मिलेंगी उनमें अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रताओं के बीच का अनुपात 81:1 का रेशियो आपको मिल जाएगा। ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन, एंड आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। समान आवृत्ति की दो तरंगों के आयाम 3:1 के अनुपात में है। फिर से आपको दो तरंगें दी गई हैं, ये सॉल्यूशन। दो तरंगें आपको दी गई हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप याद करिए, यहां पर पर्दा रखा होता था, ये स्लिटें, एक वेव यहां से चल के ऐसे जाती थी और पर्दे पर पहुंचती थी, एक वेव यहां से ऐसा चलकर जाती है और पर्दे पर ऐसा पहुंचेगी। उन्होंने बोला दो तरंगों के आयाम 3:1 के अनुपात में है। इसका आयाम A1 मानेंगे, इसका आयाम A2 मानेंगे, और दोनों का अनुपात हमको दिया है, तो A1 अनुपात A2 बराबर 3:1। व्यतिकरण क्षेत्र में महत्तम तथा न्यूनतम आयामों एवं तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करें। आपको महत्तम और न्यूनतम आयाम का अनुपात भी पता लगाना है और महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात भी पता लगाना है। देखो, महत्तम आयाम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और न्यूनतम आयाम मिनिमम एम्पलीट्यूड, एक तो इन दोनों का रेशियो पहले तो मालूम करना है और उसके बाद फिर अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात भी मालूम करना है। अधिकतम तीव्रता I मैक्सिमम, न्यूनतम तीव्रता I मिनिमम, इन दोनों का रेशियो भी आपको पता लगाना है। तो अगर दो व्यतिकारी तरंगों के आयाम आपको दे दिए गए हैं A1 और A2, फिर आपसे पूछा जाता है कि उनमें जब इंटरफेरेंस करेंगी वो, तो वहां पर जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको दिखेगा और जो मिनिमम एम्पलीट्यूड दिखेगा, आपको अधिकतम और न्यूनतम आयामों के बीच का भी अनुपात आपको मालूम करना है। उसके साथ साथ आपको अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात भी मालूम करना है। ये दो चीजें आपको करनी है। आप थोड़ा सा याद करिए, अगर दो वेव्स ऐसे जाती हैं तो अधिकतम आयाम कितना हो सकता है। देखो, अधिकतम आयाम उस बिंदु पर होगा
जहां पर या तो दोनों तरंगों के स्रंग से स्रंग मिले और या तो दोनों तरंगों के गर्त से गर्त मिले। अब अगर स्रंग से स्रंग मिलेगा ऐसा तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। कितना होगा? आंसर है A1 प्लस A2 के बराबर आएगा। और मिनिमम एम्पलीट्यूड वहां पर होगा जहां पर एक का स्रंग आएगा और दूसरी का कौन आएगा? गर्त आएगा। उस जगह मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा? दोनों के डिफरेंस के बराबर। तो सबसे पहले मैं अधिकतम और न्यूनतम आयामों का अनुपात पता लगा लेते हैं हम। अधिकतम और न्यूनतम आयामों का अनुपात। अधिकतम और न्यूनतम आयामों का अनुपात A मैक्सिमम अपॉन A मिनिमम इज इक्वल टू, अभी मैंने क्या बताया कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा? जब दोनों के या तो स्रंग से स्रंग या तो गर्त से गर्त मिले। इसका मतलब है अधिकतम आयाम के लिए दोनों के आयामों को जोड़ना पड़ेगा। स्क्वायर मत करिएगा, स्क्वायर इंटेंसिटी निकालते वक्त होता है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड में एम्पलीट्यूड का सम और एम्पलीट्यूड का डिफरेंस आएगा, बट स्क्वायर नहीं रहेगा उस पर, ये आपको बहुत याद रखना। फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड वी विल फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन A1 एंड A2। दोनों के बीच का डिफरेंस पता लगाएंगे, वो आपको मिनिमम एम्पलीट्यूड देगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अपॉन मिनिमम एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू A1 प्लस A2। A1 एंड A2 दोनों का रेशियो 3:1 का है। तो अगर A1 प्लस A2 हमसे पूछा जा रहा है तो हम 3 प्लस 1 कर सकते हैं 4, और A1 डिफरेंस A2 पूछा जा रहा है तो हम 3 माइनस 1 कर सकते हैं 2। इस तरीके से आप देखेंगे दैट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड, दिस इज 2:1। अधिकतम आयाम और न्यूनतम आयामों का अनुपात 2:1 के बराबर होता है। होता नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन में होगा फिलहाल। तो ये हमारा एक चीज का जवाब आ गया कि अधिकतम और न्यूनतम आयामों का अनुपात क्या होगा। इसके बाद हमको अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात भी चाहिए। तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात भी निकाल लीजिए। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इज इक्वल टू, यहां पर आप A मैक्सिमम अपॉन A मिनिमम और इनका स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी देखो I मैक्स अपॉन I मिनिमम A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, A1 डिफरेंस A2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर हमने A1 प्लस A2, A1 डिफरेंस A2 ही तो निकाला है इसमें। अधिकतम तीव्रता अधिकतम आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी, न्यूनतम तीव्रता न्यूनतम आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी, क्योंकि किसी भी तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इज इक्वल टू A मैक्स अपॉन A मिनिमम, इसकी वैल्यू है 2/1। 2/1 लिखेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ये 4/1 आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन में जो तरंगे हमको दी गई हैं उन वेव्स में अगर मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड्स का रेशियो आप निकालेंगे तो वो आएगा 2:1। अधिकतम आयाम और न्यूनतम आयाम के बीच का अनुपात 2:1 होगा, और जो तीव्रताएं होंगी अधिकतम और न्यूनतम उनका अनुपात होगा 4:1 के बराबर। नहीं समझ में आया आपको? तो ये हमारा दूसरा नंबर न्यूमेरिकल हुआ। आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद और भी न्यूमेरिकल्स लगाते हैं हम। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण से संबंधित अंक एक प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस समय, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जाम में आते भी हैं। तो आप प्लीज इससे नोट कर लीजिए और अगला न्यूमेरिकल लगाते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। न्यूमेरिकल नंबर 3 2 लगा चुके हैं इससे पहले हम लोग। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, मैं पढ़ रहा हूं, आप भी ध्यान से देखिएगा।
लिखा हुआ यंग के प्रयोग में 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश प्रयुक्त करने पर। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की लाइट यूज करी गई। जब हमने ऐसा किया तो 2 मीटर दूरी पर स्थित पर्दे पर दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई 0.6 मिलीमीटर प्राप्त हुई हमको। स्लिट्स लगाई गई, इधर की तरफ पर्दा लगाया गया, इनमें 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली लाइट जब डाली तो पर्दे पर फ्रिंज बनी। जो फ्रिंज बनी उसमें से दीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई मुझे मिली वो 0.6 मिलीमीटर है। वैसे दीप्त फ्रिंज इंटरफेरेंस पैटर्न में आपने देखा दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज दोनों की चौड़ाई सेम बनती है। उसमें ऐसा नहीं है कि दीप्त वाली अगर 0.6 बनी है तो अदीप्त वाली कितनी होगी, दोनों की चौड़ाई इतनी मिलेगी आपको। अब यदि पूरा उपकरण 1.5 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा दिया जाए, हमने किया ये कि वो पूरा का पूरा सेटअप लिया और एक ऐसा द्रव भरा हुआ था, उसमें हमने पूरे सेटअप को जाके डुबा दिया। ऐसा वो जो लिक्विड था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया था। अभी कुछ दिन पहले बात भी कर रहे थे, देखो जब हम उस लेसन के न्यूमेरिकल लगा रहे थे ना, कौन सा नेचर ऑफ लाइट एंड हाइगेंस प्रिंसिपल, तो उसमें आया था ना कि अगर द्रव में लाइट जाती है तो उस वक्त उसका क्या बदल जाता है, तो फ्रीक्वेंसी छोड़ के सभी कुछ बदल जाता है। फिलहाल वेवलेंथ के बारे में चर्चा हो रही थी कि अगर लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या निर्वात अथवा वायु से किसी भी माध्यम में जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य का क्या हो जाता है, कम हो जाती है। तो यहां पर भी अगर पूरे सेटअप को ही आप लिक्विड में डुबा देंगे और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया है तो उसका जो वेवलेंथ होगी वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उससे क्या होगा बात की बात है, पर दिमाग में ये चीज आपके आ जानी चाहिए कि अगर आप ऐसा कर देंगे फिर यही 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की जो लाइट है ना, फिर 4000 की नहीं रह जाएगी, उससे भी कम उसका वेवलेंथ पहुंच जाएगा फिर तो। ठीक है, यदि पूरा उपकरण 1.5 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया जाए तो फ्रिंजों की चौड़ाई अब कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। बहुत आसान है, देख लीजिए। सबसे पहले तरंग दैर्ध्य कितनी दी गई, λ1 इज इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम। उस वक्त जो स्लिटों से पर्दा कितनी दूरी पर था, 2 मीटर दूर था, तो स्लिटों से पर्दे की दूरी किससे लिखोगे आप, कैपिटल डी से, 2.0 मीटर। उस वक्त जो फ्रिंज की चौड़ाई आपको मिली उसको W1 लिख लेते हैं। फ्रिंज की चौड़ाई मिली 0.6 मिलीमीटर। अब यदि पूरा उपकरण 1.5 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा दिया जाए, क्या आप बता सकते हैं अगर तरंग दैर्ध्य लैम्डा है और फिर उसको आप 1.5 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा देते हैं, फिर लाइट उसमें एंटर करेगी तो उसका तरंग दैर्ध्य कितनी बचेगी। अब इसके लिए एक फॉर्मूला आपने लगाया था, इसके लिए एक फॉर्मूला आप लगाते थे, अपवर्तनांक का फॉर्मूला यूज करते थे, म्यू बराबर लैम्डा अपॉन लैम्डा मीडियम। मतलब वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बटे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। और आज हमने ना माध्यम में ही प्रकाश की तरंग दैर्ध्य निकालनी है। क्यों, क्योंकि लिक्विड में डुबा दिया पूरा सेटअप आपने तो, और जब उसमें लाइट जाएगी तो उसमें तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी वेवलेंथ, वो लैम्डा मीडियम ही हमको मालूम करना है। तो अगर लैम्डा मीडियम आपको मालूम करना है तो क्या सूत्र बनाएंगे आप, लैम्डा अपॉन म्यू लगा देंगे, बस इतना कर देंगे। तो नया जो लैम्डा यूज करेंगे माध्यम के भीतर, उसके लिए हमारा फॉर्मूला बनेगा λ1 अपॉन म्यू। λ1 की वैल्यू कितनी है 4000 और म्यू कितना है 1.5। तो ये लैम्डा आप चाहें तो इसको लैम्डा ही लिखे रहे या λ1 लिखे रहे, जैसा आपकी मर्जी। अगर ऐसा हो जाए तो फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात करिए। आपको उस वक्त फ्रिंज कितनी चौड़ी हो जाएगी, W2, ये आपको मालूम करना है। D का क्या होगा, स्लिटों से पर्दे की दूरी है, इसको हमने चेंज नहीं किया। अगर इसको चेंज नहीं किया तो ये अगर पहले 2 मीटर थी तो ये अभी भी कितनी रहेगी, 2 मीटर। कहने का मतलब ना बउआ ध्यान से सुनो, न्यूमेरिकल में 2 ही चीजें तो बदल रही हैं, 2 ही चीजें तो बदल रही हैं। एक W बदल रहा है फ्रिंज की चौड़ाई, और दूसरा लैम्डा चेंज हो रहा है। ना तो स्लिटों से पर्दे की दूरी हम बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं उसको, तो वो बदलेगा नहीं। ना तो हमने जो 2 स्लिटें लगाई हैं S1 और S2, उनके बीच का डिस्टेंस ना तो हम कम कर रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं।
बात हम कर रहे थे फ्रिंज चौड़ाई की। तो फ्रिंज चौड़ाई का जो फॉर्मूला होता है ना, मैं आपको लिख के दिखाता हूं, आपको याद ही होगा, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये फॉर्मूला फ्रिंज की चौड़ाई का होता है। इसमें एक तो स्लिटों से पर्दे की दूरी यूज हो रही है, और दूसरा स्लिटों के बीच की दूरी यूज हो रही है, और तीसरी जो क्वांटिटी इस फॉर्मूले पर यूज हो रही है वो है वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। जो लाइट आपने यूज करी है ना, उसका वेवलेंथ यूज हो रहा है। पर इनमें से जो चार राशियां आपके फॉर्मूले में आई है ना, इन चार राशियों में बदलने वाली राशियां तो केवल दो ही हैं, एक W और एक लैम्डा। ना तो कैपिटल D चेंज हो रहा है, ना स्मॉल d चेंज हो रहा है, मतलब ये दोनों कंडीशन पे कांस्टेंट हैं। जब भी कभी ऐसा हुआ करे ना कि चार राशियां पूरे फॉर्मूले में हैं, उनमें से दो क्वांटिटीज में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बाकी दो राशियां केवल बदल रही हैं, तो आप जो दो राशियों में चेंज नहीं आ रहा है ना, क्योंकि वो राशियां कांस्टेंट हैं, तो उनको आप छोड़ दिया करिए। सीधे सीधे आप देख सकते हैं दैट W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा के बदलने से ही W में बदलाव आ रहा है। ना तो कैपिटल D का कोई रोल है वहां पर, ना स्मॉल d का कोई रोल है। तो जब भी कभी ऐसा मिलता है तो आप W और लैम्डा से रिलेटेड फॉर्मूला बना लीजिए, बस बात खत्म, आंसर आ जाएगा आपका। क्या फॉर्मूला बनेगा? जब हमने इसको देखा तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। नहीं समझ में आया? आ गया? पहले वाली तरंग दैर्ध्य तो पहले वाली फ्रिंज की चौड़ाई, बाद वाली तरंग दैर्ध्य तो बाद वाली फ्रिंज की चौड़ाई। अब बताओ पहले वाली फ्रिंज की चौड़ाई कितनी थी? कितनी थी? 0.6 मिलीमीटर। बाद वाली फ्रिंज की चौड़ाई देख के बताओ कितनी है, मालूम करनी है नहीं? तो इसको आप W2 लिख लीजिए। पहले वाली वेवलेंथ बताइए कितनी थी? 4000 एंगस्ट्रॉम। वेरी गुड। और बाद वाली वेवलेंथ कितनी है? जब हमने उसको मीडियम में डुबा दिया, द्रव में डुबा दिया, तो 4000 बटे 1.5, तो 4000 अपॉन 1.5। ये अब आप देखिए, ये नीचे का नंबर तो पलट जाएगा, ये 0.6 mm अपॉन W2 इज इक्वल टू, बउआ हो, ये क्या बन जाएगा बेटा? 4000 अपॉन 4000 इंटू 1.5। 4000 से 4000 कैंसिल हो जाएगा। ये W2 उधर भेज दीजिए, इसको इधर ले आइए। तो 0.6 mm अपॉन 1.5 इज इक्वल टू W2। एक अंक पे दशमलव यहां पर भी है, एक अंक पे दशमलव यहां पर भी है, कैंसिल कर दीजिए। अब 15 का भाग 6 में दीजिए तो क्या मिलेगा? 15 चौके 60। 0.4 और फ्रिंज की चौड़ाई हमने यूज किसमें की है? मिलीमीटर में। तो यहां पर भी फ्रिंज की चौड़ाई मिलीमीटर में आ जाएगी। इसका मतलब है फ्रिंज चौड़ाई अब 0.4 मिलीमीटर की मिलेगी। क्वेश्चन कुछ समझ पाए आप? नहीं? एक बार फिर से अच्छा हम एनालाइज करके बता दें आपको। ठीक, देखो क्या किया गया, कितनी तरंग दैर्ध्य वाली लाइट हमने यूज की? 4000 एंगस्ट्रॉम वाली। पहले हवा में ऐसे ही फ्रिंजेस बनी, कितनी चौड़ी चौड़ी फ्रिंजेस बनी? 0.6 मिलीमीटर की चौड़ाई वाली फ्रिंजेस बन गई। अब हमने पकड़ा पूरे इंस्ट्रूमेंट को और ले जाकर ऐसे द्रव में हमने डुबा के रख दिया, पूरा लबालब बढ़िया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था। जब आप डुबा देंगे तो बदलाव कहां पर आएगा? क्या स्लिटों के बीच की दूरी बदल जाएगी? आंसर इज नो। तो क्या स्लिटों से पर्दे का दूरी चेंज हो जाएगी? नहीं। फिर बदलेगा क्या? आंसर है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बदल जाएगी। अब क्योंकि मीडियम बदल रहा है, तो वही तरंग दैर्ध्य बस हमने निकाल लिया यहां पर। ठीक है। और उसके बाद हमने देखा फ्रिंज चौड़ाई का जो फॉर्मूला था, फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला W इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये अब इसमें हम देख रहे हैं कि फॉर्मूले में 4 राशियां आ रही हैं, पर 4 में से 2 क्वांटिटीज तो ऐसी हैं जो कांस्टेंट हैं, बदल नहीं रही हैं। इसका मतलब है केवल 2 ही राशियों के बीच रिलेशन यहां पर चल रहा है। 2 ही राशियों में यहां पर
बदलाव हो रहा है, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बिकॉज कैपिटल डी एंड स्मॉल डी आर कॉन्स्टेंट्स। अब W और लैम्डा पे हमने फॉर्मूला बनाया, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। बस पहले वाली फ्रिंज चौड़ाई बाद वाली निकालनी है, पहले वाली वेवलेंथ बाद वाली वेवलेंथ, सॉल्व कर दिया, 0.4 मिलीमीटर फ्रिंज की चौड़ाई निकल करके आ गई। समझ आया कि नहीं आया आपको? ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। 4th नंबर न्यूमेरिकल लिखा है, यंग के प्रयोग में 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश प्रयोग करने पर। यंग का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने कितने एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली लाइट का प्रयोग किया? हाँ भाई, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली लाइट का यूज किया गया है। जब हमने ऐसा किया तो फ्रिंज की चौड़ाई हमको कितनी मिल गई? 0.060 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। एक चीज आप देखें, फ्रिंज की चौड़ाई यहां मिलीमीटर में थी, हमने मीटर में बदला नहीं, फिर भी हमारा आंसर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये रेशियो है। देखिए, देख रहे हैं ना? तो रेशियो में अगर फॉर्मूला कभी यूज हो रहा है तो अगर आप यूनिट नहीं भी बदल रहे हैं ना ऐसी सिचुएशन पर, तो आपका आंसर आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर रेशियो में हमारा जवाब नहीं हो रहा हो, उस फॉर्मूला नहीं बन रहा हो, तो आप बेशक, सबसे पहली गलती बच्चे बस यही करते हैं, न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, जो राशियां दी गई हैं सिंबल भी पहचान जाते हैं, सिंबल पहचानने के बाद वो ज्यों करते हैं जिस मात्रक में दिया गया उस मात्रक में ही उसको छपाई कर देते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है और इस मिस्टेक के लिए आपको माफ नहीं किया जाएगा, मतलब आपके मार्क्स काटे ही जाएंगे। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो भाई, फिजिक्स में शुरुआत के लेसन में मेजरमेंट ऑन यूनिट का लेसन चैप्टर रहता है। क्लास 11 में भी आप देखिए शुरुआत में ही आपने पढ़ा था यूनिट एंड मेजरमेंट। तो जब जो चीज आपको सबसे पहले पढ़ा दी जाती है उसमें पूरे 2 साल गलती करते हैं आप, ये फॉरगिवेबल नहीं है। तो आप बहुत ध्यान दीजिए इन सब बातों पर। ठीक है, इतनी प्राप्त होती है, नोट कर लेते हैं। पहले तरंग दैर्ध्य हमने किसमें लगाई, कितनी यूज की है? 5000 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम। उस वक्त जो फ्रिंजें बनी उन फ्रिंजों की चौड़ाई आपको कितनी मिली? 0.060 सेंटीमीटर फ्रिंज की चौड़ाई मिली। अब कह रहे यदि पर्दे की स्लिट से दूरी आधी कर दी जाए, पर्दे की स्लिट से दूरी आधी कर दे, मतलब अगर पहले कैपिटल डी थी, पहले अगर कैपिटल डी थी तो अब हम कितनी कर दें? D/2 कर दें, हाफ कर दें ना। तो एक काम कर लेते हैं, माना स्लिटों से पर्दे की दूरी थी कितनी पहले? D, और अब स्लिटों से पर्दे की दूरी हम कितनी करे दे रहे हैं? D/2 कर देंगे। नहीं समझ में आया? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिटों से पर्दा मैंने मान लिया कि कैपिटल D दूरी पर रखा हुआ था। क्वेश्चन बना, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि स्लिटों से पर्दे की दूरी आधी कर दो। तो ठीक है, जो स्लिटों से पर्दे की दूरी पहले कैपिटल D थी, अब हमने वो आधी करके कैपिटल D/2 कर दिया उसको। ठीक है, ओके, आधी कर दी जाए तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मान क्या लेना चाहिए? वो कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा पहले इतनी दूरी पर रखा था पर्दा, अब हमने पर्दे को बस इतना दूर रखा, तो अब ये मुझे बताओ कि जो लाइट हम यूज कर रहे हैं उसका लैम्डा हमको कितना लेना चाहिए? लैम्डा कितना लेना चाहिए, मतलब लैम्डा 2 की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, ताकि 0.040 सेंटीमीटर चौड़ी फ्रिंज बने। फ्रिंज की चौड़ाई अब जो नई फ्रिंज बने वो चाहते हैं कि 0.040 सेंटीमीटर चौड़ाई की फ्रिंज बनने लगे। बस आप ये बता दो कि ऐसे सिचुएशन पर लैम्डा कितना लेना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया कुछ? फिर से सुन लीजिए। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश यूज किया उन्होंने, स्लिटों से पर्दा D दूरी पर रखा, उस वक्त उन्हें इतने सेंटीमीटर चौड़ी चौड़ी बढ़िया बढ़िया फ्रिंजें मिली। ठीक है, अच्छा रहा। अब वो करना ये चाहते हैं कि स्लिटों से पर्दे की दूरी अब उन्होंने कर दी आधी, सीधे ऐसे यहां ले आए पर्दे को। उसके बाद अब वो चाहते हैं कि उनको फ्रिंज की चौड़ाई इतने सेंटीमीटर की मिले, हर फ्रिंज 0.040 सेंटीमीटर की मिले, वो चाहते हैं। तो अब उनको ये बताओ कि कितनी लैम्डा का लाइट आपको यूज करोगे तो ये सब आप कर पाओगे।
अब देखो फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र क्या होता है? हाँ, वी नो फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला है। अब आप ये मुझे देखकर बताइए कि इसमें से क्या बदल रहा है। 4 राशियां इस फॉर्मूले पे आती हैं। कौन सी राशियां चेंज हो रही, कौन नहीं चेंज हो रहा है? कैपिटल डी चेंज हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। लैम्डा चेंज हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, हम करना ही चाहते। स्मॉल डी बदल रहा है कि नहीं? नहीं बदल रहा है। तो ये स्मॉल डी कैसा बन गया? कांस्टेंट। अब अगर स्मॉल डी कांस्टेंट बन गया तो बउआ हो, आपको नहीं लगता कि W शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D इंटू लैम्डा ओनली? क्योंकि स्मॉल डी का क्या हो गया है? स्मॉल डी तो कांस्टेंट बन गया है, इसलिए जो W होना चाहिए वो D लैम्डा के अनुक्रमानुपाती होना चाहिए और इसी से फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। ये याद रखिए, इसकी जरूरत ना सिर्फ यहां पर आप इसको यूज कर रहे हैं, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाएंगे और अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फिजिक्स वगैरह है, वहां पर भी आपके बहुत काम आएगा। IIT वगैरह में या डिफेंस की आप तैयारी करने जाते हैं तो वहां तो ये सब रहता है, तो उस वक्त आपको ये सब बहुत काम आएगा। अब इससे जब फॉर्मूला बनेगा तो क्या बनेगा, प्लीज बता दीजिए मुझको। क्या लिखें, बोलो। W1 अपॉन इज इक्वल टू D1 लैम्डा 1 अपॉन D2 लैम्डा 2, क्योंकि अनुक्रमानुपाती है ना। व्युत्क्रमानुपाती होता तो उल्टा पुल्टा हो जाता फिर तो। ये W1 अपॉन W2 0.060 अपॉन 0.040। बउआ हो, देखो बेटा ये अनुपात ले रहे ना हम, इसलिए हमने सेंटीमीटर में ही यूज कर लिया है, नहीं बदला हमने मीटर में उसको। पर याद रहे, अनुपात लेना तो फिर यूनिट सेम रहना चाहिए। मीटर होना जरूरी नहीं है, पर जो हो कसम से वो बराबर होना चाहिए। अगर यह सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, अगर ये मिलीमीटर में है तो इसको भी मिलीमीटर में होना चाहिए, अगर ये मीटर में है तो इसको भी मिलीमीटर में होना चाहिए। सेम यूनिट में आ जाए बस, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। D1 बताओ कितना है? D लैम्डा 1 बताओ कितना है? 5000 एंगस्ट्रॉम। देयर इज नो नीड टू चेंज दिस लैम्डा इनटू मीटर। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप इसको मीटर में चेंज करें। फर्क कितना होगा कि जो लैम्डा निकल के आएगा आपका, वो लैम्डा भी एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। एंगस्ट्रॉम में आप यूज करोगे, एंगस्ट्रॉम में ही वैल्यू आ जाएगी उसकी। D2 इज D अपॉन 2। तो बउआ ऐसा ना कर दे कि वो पलट के ऊपर आ जाएगा। D अपॉन 2 लिखेंगे, 2 पलट के ऊपर आ जाएगा। लैम्डा 2, यही तो मालूम करना है। असली तो यही प्रॉब्लम है कि लैम्डा 2 कितना होगा। देखो भाई, कैपिटल D से कैपिटल D कैंसिल बेटा। 3 अंक पे दशमलव यहां है, 3 अंक पे दशमलव यहां, ये भी कैंसिल हो गया। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 से 6 कैंसिल कर दिया 1.5 बार में, 4 डेढ़े 6। ठीक है ना? अच्छा भाई, अब आप एक काम करो ना, लैम्डा 2 इधर ले आओ और 1.5 उधर भेज दो। लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 5000 अपॉन 1.5। याद रहे ये आंसर एंगस्ट्रॉम में ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने इसको बदला नहीं है ना। 5000 एंगस्ट्रॉम का सीधे 5000 एंगस्ट्रॉम ही तो यूज किया है। ठीक है, दशमलव हटाओ, 1 0 बढ़ा लो यहां। अब 5 तिया 15, 5 चौके 20। अब इसमें ये देख लेंगे हम कि आंसर किस तरह से दे रहे हैं। 6666 एंगस्ट्रॉम आ रहा है, आ जाएगा। देखो लैम्डा 2 बराबर 4 का गुणा 5000 में करोगे बउआ तो कितना हो जाएगा? 20000। अब 20000 में आपको 3 का भाग देना है। 3 छंग 18, 18 20 में 18 गए, कितने बचे? 2। फिर 20 हो गया, फिर 3 छंग 18, फिर 20 हो गया, 3 छंग 18, 3 छंग 18, करीब करीब 6666 एंगस्ट्रॉम। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि अगर आप चाहते हैं
कि स्लिटों से पर्दे की दूरी आधी करने के बावजूद भी फ्रिंज की चौड़ाई 0.40 सेंटीमीटर मिले, तो ऐसी सिचुएशन पर आपको 6666 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की लाइट का प्रयोग करना चाहिए। 6666 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली लाइट को आपको यूज करना पड़ेगा, फिर आप ये काम कर सकते हो बड़ी आसानी से। ठीक है ना? ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ हमारा। आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, एक द्विछिद्री प्रयोग में, वही डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट, किसी एक वर्णी प्रकाश द्वारा छिद्रों से कुछ दूरी पर रखे हुए पर्दे पर फ्रिंजें प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, ये तो बताया गया कि स्लिटों से कुछ दूरी पर रखा पर्दा है, वहां पर हम फ्रिंजें प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे है, पर्दे को 5 × 10⁻² मीटर दूर छिद्रों की ओर खिसकाने पर फ्रिंजों की चौड़ाई में 3 × 10⁻5 मीटर का बदलाव आ जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये स्लिटें हैं और यहां पर यह पर्दा लगा हुआ है। स्लिटों से पर्दे का डिस्टेंस कितना होता है? कैपिटल डी। स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल डी। मान लिया कि जो फ्रिंजें बन रही हैं उनकी चौड़ाई कितनी है? डब्ल्यू है। जो लाइट आप यूज कर रहे हैं उसका वेवलेंथ है लैम्डा। ठीक है, तो शुरुआत में अगर फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला बनेगा तो वो फॉर्मूला क्या बन गया? डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। यही फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र बना। अब ध्यान से देखिएगा, इन्होंने बोला पर्दे को इतने मीटर दूर छिद्रों की ओर खिसकाने पर, हमने ये पर्दे को पकड़ा और स्लिट्स की ओर इसको खिसका दिया, तो अब पर्दा ये यहां नहीं, खिसका के हम यहां ले आए पर्दे को। स्लिटों की तरफ कितना खिसका दिया देखो, 5 × 10⁻² मीटर बोले, इधर छिद्रों की तरफ खिसका दीजिए। अब वो पहले पर्दा यहां था पर अब पर्दा यहां पर है। अब बताइए स्लिटों से पर्दे की दूरी कितनी बची है? स्लिटों से पर्दे की दूरी कितनी होगी? अब तो ये है ना, पूरी डी थी, इतना खिसका के ले आए तो d - 5 × 10⁻² मीटर। तो अगर हम मान लें कि d1 बराबर कैपिटल D था, तो d2 बराबर कितना बचा है? d - 5 × 10⁻² मीटर, ये बचा है d। इसके बाद उन्होंने बोला तो फ्रिंज चौड़ाई में इतने मीटर का बदलाव आ जाता है। अगर ये मान लिया जाए कि पहले जो फ्रिंजें बन रही थी उनकी चौड़ाई थी W, तो अब जो फ्रिंजें बनेंगी नई, उनकी चौड़ाई में बोल रहे इतने मीटर का बदलाव आ जाता है। बदलाव मतलब या तो घट गई होगी इतने मीटर फ्रिंज की चौड़ाई, और या तो फ्रिंज की चौड़ाई इतने मीटर क्या हो गई होगी? बढ़ गई होगी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए जरा, आप मुझे यह बताइए कि फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ी होगी कि घटी होगी? घटी होगी। कैसे मालूम? क्योंकि स्लिटों से पर्दे की दूरी क्या हुई है? घट गई है। और स्लिटों से पर्दे की दूरी अगर घट गई तो फ्रिंज चौड़ाई भी क्या हो गई होगी? तो पहले की फ्रिंज अगर W चौड़ी थी तो अब वाली जो फ्रिंजें होगी इतने मीटर कम हो गई होगी, तो अब हो गई होगी W - 3 × 10⁻5 मीटर। अब फ्रिंजों की चौड़ाई इतनी हो गई होगी, कम हो गई होगी। तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की गणना करिए। आपको प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की गणना करनी है। लैम्डा आपको मालूम करना है भाई। ठीक है, अब देखो इसमें स्मॉल डी में बदलाव किया नहीं गया है, तो स्मॉल डी के बारे में हम कह सकते हैं कि स्मॉल डी कैसा रहा? यहां पर स्मॉल डी यहां पर कांस्टेंट बना रहा। फिर तो समझ में आया? तो परिवर्तन कहां कहां हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है कैपिटल डी में, W चेंज हो रहा है, उधर लैम्डा आपको मालूम करना है। एक चीज और देखें, यहां पर जो दो कंडीशन ली गई हैं, एक पहले वाली कंडीशन कि पहले स्लिटों से पर्दे की दूरी कैपिटल डी थी, फ्रिंज चौड़ाई W थी, बाद में स्लिटों से पर्दे की दूरी ये हो गई, फ्रिंज चौड़ाई इतनी हो गई।
लेकिन अब ये बताइए कि पहले लाइट की वेवलेंथ कितनी थी और अब लाइट की वेवलेंथ कितनी है। क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं बताया गया कि लाइट की वेवलेंथ को हम बदल रहे हैं। इसका मतलब जो वेवलेंथ पहले थी वही वेवलेंथ हम अब भी यूज करेंगे। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रारंभ में क्या था। प्रारंभ में W का फॉर्मूला अगर आप यूज करें, ये तो बना हुआ है बेटा फॉर्मूला, ये बना हुआ है ना, इसमें तो कोई परिवर्तन किया नहीं गया है, तो ये तो ऑलरेडी बना रहेगा। अब हम अंत में निकाल लेते हैं जरा। शुरुआत में फ्रिंज की चौड़ाई यही थी, नई फ्रिंज चौड़ाई, नई फ्रिंज चौड़ाई जिसे हम W2 से लिख रहे हैं, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। उसमें D की जगह पर क्या लेना पड़ेगा हमको, D माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, लैम्डा की जगह लैम्डा अपॉन स्मॉल d, और इस W2 की जगह पर आप ये नोट कर सकते हैं W माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू D माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 लैम्डा अपॉन स्मॉल d। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है ना, बाद वाली चौड़ाई इतनी हो गई और स्लिटों से पर्दे की दूरी इतनी हो गई, लैम्डा और डी में कोई बदलाव किया नहीं गया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा बदलाव आता है यदि छिद्रों के बीच की दूरी 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर हो। देखो और जब आगे पढ़ा हमने तो क्या पता लगा कि यदि छिद्रों के बीच की दूरी 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर हो, तो क्या बता सकते हैं ये क्या दिया गया है आपको, स्मॉल डी। छिद्रों के बीच की दूरी मतलब स्मॉल डी की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर आपको दी गई है। तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की गणना करिए, आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। यहां पर आप डी का मान भी अप्लाई कर दीजिए, डी की वैल्यू ये नोट कर दीजिए, या चलो अभी बना रहने दें, हम बाद में लिख देंगे। क्या इतनी चीज अभी आपको समझ में आई, फिर से समझ लीजिए गौर से। शुरुआत में स्लिटों से पर्दा था डी दूरी पर, तरंग दैर्ध्य लैम्डा लाइट यूज करी हमने, स्लिटों के बीच की दूरी d है, उस समय जो फ्रिंज चौड़ाई बनी वो w थी, तो ये हमने एक फॉर्मूला बना दिया। बाद में इनमें से चीजें बदली कौन कौन सी, एक तो कैपिटल D बदल गया और दूसरा w बदल गया। कैपिटल D घट के हो गया d माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और w घट के हो गया w माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। रही लैम्डा और d, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, अब ये मुझे बताइए कि हम इसमें से क्या करें। इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का यूज आपको करना है और लैम्डा निकालना है। देखो क्या करना चाहते हैं हम, करेंगे ये कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे। यहां पर सॉल्व करके हम आपको दिखाई दे रहे हैं। इक्वेशन 1 में से क्या कर देंगे हम, इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, W में इसको माइनस करेंगे तो W माइनस W प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, तो प्लस W से माइनस W कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये लिख देंगे 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। अब राइट हैंड साइड देखिए, इसमें बउआ इसको माइनस करेंगे आप, तो आप देखो लैम्डा अपॉन डी कॉमन कर लेंगे, लैम्डा अपॉन डी इसमें भी है, लैम्डा अपॉन डी इसमें भी है, कॉमन ले लिया हमने। अंदर क्या रह जाएगा, लैम्डा अपॉन डी कॉमन लेने के बाद इसमें बचेगा डी माइनस, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, और लैम्डा अपॉन डी कॉमन लेने के बाद इसमें क्या रह जाएगा, ये बचेगा, पर बाहर माइनस की जैसे निशान बदल जाएगा, ये हो जाएगा डी प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। अब देखो प्लस डी से माइनस डी भी कैंसिल हो गया बउआ, ये 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी की जगह लिख दिया 10 की घात माइनस 3, ये 5 गुणे 10 की घात माइनस 2। हमको लैम्डा चाहिए तो ये सारी चीजें इधर भेज दीजिए आप। 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ये 10 की घात माइनस 3 ऊपर आके गुणा में आ जाएगा, और ये 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ये भाग में आ जाएगा। अब देखिए 5 से इसको कैंसिल करिए, 5 6 30, 0.6
इंटू 10 टू द पावर -5 और -3 -8 हुआ, और ये -2 जब ऊपर आएगा तो उस -8 + 2 हो जाएगा, तो -6 इज इक्वल टू लैम्डा, या यहां पर मैं लिख दे रहा हूं लैम्डा बराबर, अगर इसका भी दशमलव हटा दिया जाए तो यह 6 × 10 टू द पावर -7 मीटर बन जाएगा, और 6 × 10 की घात -7 मीटर का मतलब है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो जो लाइट वहां पर यूज की जा रही है वो लाइट 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली लाइट है। अब ये मुझे बताइए कि ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई? अगर आ गई है तो मुझे बता दीजिए। अच्छा जल्दी से बताइए, पहले स्लिटों से पर्दे की दूरी कितनी थी? अरे स्लिटों से पर्दे की दूरी कितनी थी? कैपिटल डी। दोनों स्लिटों के बीच की दूरी क्या थी? स्मॉल डी। कौन सी तरंग दैर्ध्य का लाइट यूज किया? लैम्डा। तो फ्रिंज चौड़ाई क्या आ गई? डी लैम्डा अपॉन डी। बाद में इनमें से क्या क्या बदल गया? हमने क्या बदला? हमने स्लिटों से पर्दे की दूरी को बस कम कर दिया। कम करके कितना बना दिया? d - 5 × 10 टू द पावर -2 मीटर। जैसे स्लिटों से पर्दे की दूरी कम करोगे फ्रिंज चौड़ाई अपने आप घट करके इतनी बच गई। उन्होंने नहीं बोला था कि घट रही है, पर यह चीज आपको समझनी चाहिए कि अगर स्लिटों से पर्दे की दूरी आप घटा रहे हो तो फ्रिंज चौड़ाई घटेगी, तो घट के इतनी बच गई फिर तो। और उसके बाद हमने दोबारा वाला सूत्र लगा दिया, फिर पहले वाली इक्वेशन में दूसरी वाली इक्वेशन को माइनस कर दिया, सॉल्व होकर हमारा आंसर निकल करके आ गया। देखिए ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं 6 नंबर। यंग के प्रयोग में स्लिट्स के बीच का अंतराल 0.4 मिलीमीटर है। स्लिटों के बीच का अंतराल स्मॉल डी 0.4 मिलीमीटर। इसको अगर मीटर में बदलेंगे, पहली बात तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घात -3 का गुणा करोगे, फिर दशमलव इसका हटाओगे तो वो आ जाएगा 4 × 10 टू द पावर -4 मीटर। 800 मिली माइक्रोन तरंग दैर्ध्य के प्रकाश, एम म्यू लिखा है ना, मिली माइक्रो, तो ये तरंग दैर्ध्य दी गई है लाइट की। कितनी दी गई है? 800 मिली माइक्रो। 800 लिखा, मिली के लिए लिखेंगे 10 की घात -3, और माइक्रोन के लिए लिखेंगे 10 की घात -6, और ये आ गया मीटर। ये -9 हो गया। वो -9 में जब ये दो जुड़ जाएंगे 0, तो ये आ जाएगा 8 × 10 टू द पावर -7 मीटर। प्रकाश के लिए व्यतिकरण फ्रिंजें 80 सेंटीमीटर दूर पर्दे पर बनती हैं, यानी कि स्लिटों से पर्दे की दूरी जो है वो 80 सेंटीमीटर दी जा रही है। 80 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो 100 से डिवाइड करके आप बदल सकते हैं, या 10 की घात -2 से गुणा करके आप बदल सकते हैं। जो आपकी मर्जी वो कर लीजिए। हमारी मर्जी है कि हम 100 से डिवाइड करके बदल लें। 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 4/5 मीटर स्लिटों से पर्दे की दूरी आ गई है। ज्ञात कीजिए केंद्रीय फ्रिंज से दूसरे अदीप्त फ्रिंज की दूरी। अब देखो सारी चीजें आपको मालूम है। केंद्रीय फ्रिंज से फर्स्ट पार्ट देखिए, लिखा है केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी। द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी क्या बता सकते हैं? इसको क्या फॉर्मूला होगा? कल आपको बताया गया केंद्रीय फ्रिंज से एमवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। उसके लिए हमने बोला था कि आप XM' से लिख लीजिएगा इसको, और वो फॉर्मूला बना m - ½ d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। आपको द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी चाहिए तो आपको हर जगह m की जगह क्या लिखना चाहिए? 2 लिख देना चाहिए जहां जहां पर m आया है। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 - ½ d लैम्डा अपॉन डी। अच्छा ये बताओ, क्या मुझे सॉल्व करके दिखाना ही पड़ेगा या आपको लगता है कि आप कर लेंगे? देखो बउआ, 3/2 कैपिटल डी की जगह पर क्या लिखना? 4/5। लैम्डा की जगह 8 × 10 टू द पावर -7 मीटर। स्मॉल डी की जगह 4 × 10 टू द पावर -4 मीटर। कर लेंगे कैलकुलेट? ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिएगा।
हम आंसर बता दे रहे हैं इसका कितना मिलेगा आपको। आंसर मिलेगा इसका 0.24 सेंटीमीटर आंसर आएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट में लिखा है केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी। केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी। केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी। क्या आपको याद है केंद्रीय फ्रिंज से एमवी दीप्त फ्रिंज की दूरी क्या थी? XM बराबर MD लैम्डा अपॉन डी। अगर तीसरी दीप्त पूछी जा रही तो M की जगह पर क्या लिखना चाहिए? 3 लिख देना चाहिए M की जगह पर हमको, तो यहां पर 3 लिख दिया। इसको भी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी आपको मिल जाएगी। इस तरह से ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर मैं बता दूंगा 0.48 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी है, आप करके लाएंगे इसको। तो हमने आज 6 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में। इसके आगे के और भी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, लेकिन अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे की और पढ़ाई करेंगे लेकिन अगली क्लास में। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।